फ्रेंड्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स स्टूडेंट की इस चैप्टर में बहुत आ रही हैं, इसलिए मुझे 2 क्लासें प्रॉब्लम के लिए ही देनी पड़ी थी। और आज भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे एक प्रॉब्लम सुमेर ने पूछी है, उसमें ये पूछा है कि किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल 10 मिनट है, 100 मिनट के बाद शेष सांद्रता क्या बचेगी। तो उसके लिए मैं पिछली क्लास में एक व्यंजक दिया था कि कुल समय बराबर अर्धायुकाल की संख्या इंटू टी हाफ। अगर इसमें पूरा ये पूर्णांक में आ जाता है n अगर पूर्णांक में आ जाता है तो हम शेष सांद्रता ऐसे निकाल सकते हैं। तो 2 की पावर 10 किया, 2 की पावर 10 का होता है 1024। तो शेष सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की 1024 रह जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ ने प्रॉब्लम पूछी है जो छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया पर बेस्ड है। छदम आपने मेरे ख्याल से ये जो प्रोपेन वाला अभी पूछा था, एक ने 2.20 क्वेश्चन था, तो वो उसके डेटा मेरे को अवेलेबल नहीं कराए हैं, इसलिए मैं उस प्रॉब्लम को अब व्यंजक दे चुका हूँ आपको, इसलिए अब आप उस व्यंजक में जमा के कर भी सकते हैं। 2.21 भी आप कर सकते हैं। 2.21 का जो नीचे वाला पार्ट है कि जब कुल लाभ 0.65 होगा तो अभिक्रिया के वेग की गणना करो। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उससे सॉल्व करके मुझे भेजें, देखें कौन कौन सॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हम थोड़ा टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं और आगे लेते हैं छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसकी प्रॉब्लम भी कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने इस टॉपिक को अभी डिस्कस नहीं किया है, इसलिए मैंने उनको प्रॉब्लम नहीं बताई थी। आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूँ कि छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो अब आ जाते हैं, देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ी हमने, प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया पढ़ी हमने, अब कुछ होती है छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि में ही चल रहा है ये मामला। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। नाम में है छदम, छदम को हम आभासी भी बोल सकते हैं। छदम का एक वर्ड क्या है? छदम का वर्ड है आभासी, शूडो, आभासी, शूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस भी बोलते हैं। देखो ये वो जो वर्ड निकला है, ये वर्ड निकला है कहाँ से? छदम आभास होना, यानी आभा अभिक्रिया हकीकत में आपको 2 कोटि की लगेगी, लेकिन एग्जैक्टली वो प्रथम कोटि की होगी। यानी हमें आभास किसका देगी? प्रथम कोटि होने का आभास कराएगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं, 2 अभिकारकों वाली ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग व्यंजक की अनुपालना करती हो, यानी जिस पर सूत्र सारे प्रथम कोटि के अप्लाई होते हो, वो अभिक्रिया, लेकिन जिसमें 2 अभिकारक भाग लेते हों और एहसास वो प्रथम कोटि का कराती हो, यानी उस पर सूत्र प्रथम कोटि के लगते हों, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं पहले तो। 2 अभिकारक पदार्थों वाली वह अभिक्रिया जो कि प्रथम कोटि बलगति की पालना करती है। परिभाषा तो ये होगी, छदम प्रथम कोटि छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है।
दो अभिकारक पदार्थों वाली वह अभिक्रिया जो कि प्रथम कोटि बलगतकी की पालना करती है छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक बात। तो ये तो डेफिनेशन होगी, इसको थोड़ा और जस्टिफाई क्लियर कर लेते हैं अपन। तो जैसे मान लो ये अभिक्रिया है ए और बी, इसमें कितने अभिकारक है, मैं कितने अभिकारक बताऊं, 2, और ये बना रही है उत्पाद। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा कि मैं एक अभिकारक का तो 1 मोल लेता हूं और इसके मैं 100 मोल ले लेता हूं। कितने मोल, 100 मोल। तो अभी और इसके एक में से 0.1 मोल घटा देता हूं, तो इसके 100 में से कितने मोल घटेंगे भाई, 0.1 मोल ही घटेगा ना, और फिर वो उत्पाद बना लेगा। ठीक है, तो उत्पाद भी उत्पाद जो भी है 0.1 मोल बन गया मान लो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसकी सांद्रता में परिवर्तन तो हुआ है कितने का, 0.9 का, और इसकी सांद्रता घटकर रह गई 9.9। तो 9.9 को अप्रोक्सीमेट मैं 100 लिख सकता हूँ। तो देखो इसके कंपैरिजन इसकी सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। तो जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक की सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन हो तो ऐसे परिवर्तन को तो हम नगण्य मान लेते हैं, तो फिर इसकी सांद्रता में परिवर्तन नगण्य मान लिया गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं केवल अभिक्रिया का वेग एक ही सांद्रता में परिवर्तन पर ही निर्भर करेगा, और जब अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता में ही परिवर्तन पर निर्भर करेगा तो उसी अभिक्रिया से अभिक्रिया की कोटि डिसाइड हो जाएगी। कोटि क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यूं कहूं, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, साधारणतः इस प्रकार की अभिक्रिया में एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता दूसरे अभिकारक पदार्थ की तुलना में बहुत अधिक ली जाती है तथा इसकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान नगण्य परिवर्तन होता है, अर्थात जिसे लगभग स्थिर माना जा सकता है। लगभग जिसे स्थिर माना जा सकता है, और अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन
पर ही निर्भर करता है। अर्थात प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करता है। ये एग्जाम्पल है उसका। तो ऐसी अभिक्रिया छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, जिनमें दो अभिकारक हो और एक एक्सेस में हो, एक्सेस बोले तो अधिकता में हो, तो उस पर अभिक्रिया का वेग वास्तव में निर्भर ही नहीं करेगा, अभिक्रिया की कोटि एक होगी। जैसे देखो, अब मैं एक इसका छदम प्रथम कोटि के फेमस पॉपुलर एग्जाम्पल कौन कौन से उन्हीं को लेता हूं। ऐसे लिखा आएगा, जैसे छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। ये भी एक पॉपुलर हेडिंग है, उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड की एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है आरबीएससी के लिए कि बहुत बार ये पूछा जाता है कि छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण दो। तो एक पहला पॉपुलर एग्जाम्पल है एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। एस्टर का अम्लीय जल, अब अम्लीय ही जरूरी है, क्षारीय जल अपघटन द्वितीय कोटि का होता है, ध्यान रखना। अम्लीय जल अपघटन ही छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण बनेगा। अब ये क्वेश्चन ये पूछे छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया उदाहरण बताओ, तो आप सीधे बोल दो एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। ध्यान रहे अम्लीय, नॉट क्षारीय। क्षारीय जल अपघटन द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल है, अम्लीय जल अपघटन छदम प्रथम कोटि का एग्जाम्पल है, नॉट प्रथम कोटि, छदम प्रथम कोटि का एग्जाम्पल है। अब ये आपसे जस्टिफाई करवाए क्वेश्चन, ये जस्टिफाई करवाए कि एस्टर का अम्लीय जल अपघटन छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया है, समझाइए कैसे। तो आप कैसे समझाओगे, अभी डेफिनेशन लिखाई थी। एस्टर क्या होता है, एस्टर होता है CH3 CO और यहाँ हो जाएगा, जैसे मैथिल एसीटेट ले लिया मैंने, कौन ले लिया, मैथिल एसीटेट, इसका नाम है मैथिल एसीटेट। इस पे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मैथिल एसीटेट का जल अपघटन, एसीटेट। अब इसका जल अपघटन कर रहे हैं H2O से, तो जल अपघटन करते हैं तो जनरली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ H लग जाता है, यहाँ OH लग जाता है, ठीक है। तो बनता क्या है, बनता है CH3 COOH बनता है, एक तो एसिटिक एसिड, और एक बनता है आपके मैथिल OH, ठीक है। अब जब अपन इस अभिक्रिया को स्टडी करते हैं तो ये H2O है वो अधिकता में लेते हैं भाई। जल अपघटन तब होता है जब थोड़े से एस्टर में बहुत ज्यादा अपन पानी डालें, तो इसकी सांद्रता को किस में लेते हैं हम, अधिकता में लेते हैं। तो अब हो गया ना, ये देखो ये दो अभिकारक है, एक एस्टर और एक जल, लेकिन जल किस में आ गया, अधिकता में आ गया। तो जल अधिकता में आ गया, जल की सांद्रता हमेशा कितनी रहती है, 55.5 मोलर ही रहती है। तो इसकी तो सांद्रता फिक्स है और इसकी सांद्रता हमने थोड़ी बहुत ली है, तो वो जल अपघटित हो गई। तो अब इसका लिए मैं यूं लिखूंगा R बराबर K, और उसमें अभिक्रिया डिपेंड करती है एक तो एस्टर पे और एक जल पे। अब चूंकि जल की सांद्रता क्या है, चूंकि जल की सांद्रता H2O की सांद्रता क्या है भाई, कांस्टेंट है, स्थिर है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट और ये K भी कांस्टेंट, इन दोनों को यानी K को और H2O की सांद्रता को अपन एक नया स्थिरांक नाम दे देते हैं K डैश। अब देखिए R को क्या लिखूं फिर मैं, K डैश और ओनली एस्टर लिखूंगा। अब देखो एक
तो कोटि कितनी होगी अभिक्रिया की? तो अभिक्रिया की कोटि हो गई, अभिक्रिया की कोटि, कोटि होती है दर नियम में सांद्रता, तो कोटि हो गई ए। ठीक है, तो ये अभिक्रिया दिखने में तो हमको दो अभिकारकों वाली दिख रही है, लेकिन फिर भी इसकी कोटि क्या है? एक, इसलिए अभिक्रिया क्या हो गई? छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। ऐसे प्रूव हो गया। अब आपको ये भी प्रूव कराया कि नहीं साहब, हम कैसे मान ले कि H2 की सांद्रता स्थिर है और ये प्रथम कोटि की बलगतिकी की पालना कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस पर एक प्रायोगिक डेटा आपको, मैं एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है उसी को सॉल्व करा देता हूँ कि उसने प्रायोगिक डेटा प्रश्न में दिए हैं। वो प्रायोगिक डेटा है, क्वेश्चन नंबर है आपके 4.8 एनसीईआरटी का ये। तो एनसीईआरटी का जो 4.8 क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जल में एस्टर के छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आंकड़े दे रखे हैं। एक तो टाइम दे रखा है और एक एस्टर की सांद्रता दे रखी है कि भाई प्रारंभ में एस्टर की सांद्रता कितनी लेके चल रहे थे, और तो 0 समय पे तो हम लेके चल रहे हैं 0.55 मोल। ठीक है, उसके बाद हम लेके चल रहे हैं 30 सेकंड के बाद लेके चल रहे हैं 0.31 मोल, और फिर उसके बाद हम 60 सेकंड के बाद इसके लेके चल रहे हैं 0.17, और उसके बाद चलो इतना ही मान लेते हैं। ठीक है, एक आंकड़ा और है लेकिन वो हाथ से दिख नहीं रहा, बच्चे का हाथ आ रहा है उस पर, चलो इससे भी पता लग जाएगा। अब ये आंकड़े एस्टर की सांद्रता भी दे रखे ना, और हमने देखा था कि R बराबर आया था K डैश और E एस्टर। अब ये प्रथम कोटि की बलगतिकी का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर हम इसमें ये K निकालना चाहें तो ये दर स्थिरांक है जिसका फॉर्मूला है K डैश का 2.303 अपॉन T log 10 C0 अपॉन CT। अब देखो बच्चों, अब इसको कैसे करना है? अगर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी तो K का मान आप 30 सेकंड के बाद, यानी यहाँ 30 रखो और यहाँ C0 0.55 रखो, प्रारंभ में 55 है ना, और यहाँ 0.31 रखो और K का मान निकालो, मानो X आया। ठीक है, अगर ये मान ये व्यंजक से आएगा, फिर आप इसी व्यंजक से वापस T बराबर 60 फुट करो, दोबारा लगाओ K डैश 2.303 अपॉन T log 10 और C0 अपॉन CT। अब क्या करोगे आप लोग, ये T की जगह आप 60 फुट करो, 60 के बाद C0 वही 0.55 फुट करो और CT अब की बार 0.17 फुट करो। अगर ये K डैश का मान, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट X ही आ जाता है, जो यहाँ आया वो सिमिलर आते हैं, सेम।